फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा हैक। हमने फार्माकोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका मकसद आसान अल्फाज में फार्मा, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और वो दीगर साइंस सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप है। तो हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेडिसन। तो चलिए आज से हज़ारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट की सरजमीन पे, जहाँ से हमारी इंसानियत के साथ साथ हमारी मेडिसन का भी आगाज़ वहीं से हुआ। तो फर्स्ट फिजिशियन ऑफ हिस्ट्री जिस इंसान को समझा जाता है उसका नाम इमहाइटस है। ये इंसान अपने ज़माने का एक ऐसा बिल्डर, आर्किटेक्ट और फिजिशियन था कि लोग इसको खुदा मानने लगे थे, और फिरौन ने भी इसको अपना वाइस चांसलर रखा हुआ था। तो उस ज़माने में बीमारियों का इलाज इतना कॉमन नहीं था, तो जब इसने कुछ लोगों की बीमारियों का इलाज किया तो लोगों ने इसको खुदा समझना शुरू कर दिया। इसने उस ज़माने में बहुत से डॉक्यूमेंट्स लिखे जिसमें इसने डेंटिस्ट्री, अपेंडिक्स, आर्थराइटिस, गाउट, हार्ट डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया और ह्यूमन एनाटॉमी को भी एक्सप्लेन किया। उन डॉक्यूमेंट्स में से दो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ देर पहले पिरामिड्स की स्टडी के दौरान मिले हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट है एब्रस पपायरस। इसमें 700 बीमारियों का इलाज भी बताया गया और उनको ट्रीट करने के लिए फार्माकोलॉजी के डिफरेंट फार्मूलाज भी बताए गए हैं। जो दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिला है वो है काहून गायनोकोलॉजिकल पपायरस। ये 1889 में मिला है और इसमें अल्कोहल को एज ए एनेस्थीसिया यूज़ करने का तरीका बताया गया। जब एंशिएंट इजिप्ट में ये डॉक्यूमेंट्स लिखे जा रहे थे, साथ ही इंडिया में आयुर्वेदा लिखी जा रही थी। आयुर्वेदा जिसने लिखी उसका नाम था धन्वंतारी। आयुर्वेदा कई सालों तक लोगों के इलाज में मदद देती रही। इसकी वजह यह है कि जिन्होंने इजिप्टियन डॉक्यूमेंट्स लिखे थे उनकी मम्मीज के साथ ही इनके डॉक्यूमेंट्स को भी दफना दिया गया। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की थी उसका दोबारा गैप आ गया, क्योंकि वो किसी तक ट्रांसमिट नहीं हुई। लेकिन आयुर्वेदा एक प्रॉपर बुक की फॉर्म में लिखी गई थी और वो आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र भी होती रही और कई 100 सालों तक वो लोगों के इलाज में मदद देती रही। ये दौर मेडिसिन का इस्लामी दौर है और इस दौर की बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ने रखी। आपने फरमाया, गॉड क्रिएटेड नो इलनेस बट इस्टेब्लिश्ड क्योर फॉर इट एक्सेप्ट ओल्ड एज। व्हेन एंटीडोट इज अप्लाइड द पेशेंट रिकवर्स विद द परमिशन ऑफ गॉड। इसका मतलब यह है कि खुदा ने कोई बीमारी नहीं बनाई, लेकिन हर बीमारी के लिए एक इलाज ज़रूर बनाया, सिवाय बुढ़ापे के। तो जब भी एंटीडोट अप्लाई किया जाता है तो पेशेंट खुदा की मर्ज़ी से रिकवर हो जाता है। मुफ्ती फ़ायद अहमद कुरैशी अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि ये ऐसा जुमला था जिसने आने वाले मुसलमानों को इंस्पिरेशन दी और इनको मुख्तलिफ डिजीज़ के इलाज डिस्कवर करने के लिए बूस्ट भी किया। तो इन मुसलमानों में सबसे पहला नाम अबू अली इब्ने सीना का है, जिसको वेस्ट में लोग एविसीना के नाम से भी जानते हैं। अबू अली सीना ने 246 किताबें मेडिसिन पर लिखी जो 700 सालों तक यूरोप और सल्तनत उस्मानिया की यूनिवर्सिटीज़ और अस्पतालों में पढ़ाई जाती रहीं। इन किताबों में दो मशहूर सवाना किताबें, एक किताबुल शिफा जिसके 20 वॉल्यूम है और एक किताब अल कानून फिल तिब है। अल कानून फिल तिब इतनी इम्पोर्टेंट बुक यूरोप में समझी जाती है कि इसको मेडिकल बाइबल का दर्जा दिया गया। इसके बाद नाम आता है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी का, जिन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी और किडनी और ब्लैडर की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी डिस्कवर किया। इन्होंने ओपियम को एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया और स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स और बहुत सी बीमारियों पर रिसर्च की और इनका इलाज बताया। तीसरे नंबर पर सबसे अहम नाम जो मुस्लिम फिजिशियंस में आता है वो अब्दुल कासिम अल ज़हरवी है, जिसे लोग वेस्ट में अल्बुकेसिस के नाम से जानते हैं। इन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और 200 से ज़्यादा सर्जरी के आलात खुद डिज़ाइन किए और बनाए जो आज तक ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इसके बाद 4th नंबर पे मुस्लिम फिजिशियंस में नाम आता है अल इदरीस का। इनकी पहचान की वजह वो मेडिसिन है जो इन्होंने मुख्तलिफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट से हासिल की और इनको अपनी किताब में लिखा। इसी तरह 700 सालों तक मुसलमानों की लिखी गई किताबें यूरोप की और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रहीं और इन्हीं से इंफॉर्मेशन लेकर इलाज किया जाता है। इसके बाद मुसलमानों की लिखी गई किताबों को पढ़ा कर यूरोप में मेडिसिन का इतना इल्म तो आ गया था कि अब उन्होंने खुद रिसर्च करना शुरू कर दी और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा मेडिकल स्कूल कायम किए जा रहे थे। इनमें से एक स्कूल का एक तालिब इल्म था जॉन मोनरो, जिसका ये ख्वाब था कि उसके आबाई गांव एडिनबर्ग में भी एक मेडिकल स्कूल होना चाहिए।
इस मकसद के लिए उसने पहले तो अपने बेटे अलेक्जेंडर मोनरो को यूरोप के एक मशहूर ज़माना फिजिशियन हार्मन बोहावे से तालीम दिलवाई और कुछ ही देर में अलेक्जेंडर अपने ज़माने का एनाटॉमी का सबसे अहम प्रोफेसर बन गया। और यूँ 126 साल तक मोनरो की नस्लें एडिनबर्ग में पढ़ाती रहीं और देखते ही देखते एडिनबर्ग और यूरोप दुनिया की मेडिसिन का मरकज़ बन गए। इसी सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के आखिर में रेने लैनर्स ने पेरिस में स्टेथोस्कोप ईजाद की और स्टेथोस्कोप ईजाद करने के साथ साथ इसने हार्ट और लंग्स की डिफरेंट आवाज़ों को सुना और इसका मतलब एक्सप्लेन किया, जैसे कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और नमूनिया में लंग्स की जो आवाज़ डिफरेंट हो जाती है, इसी तरह की इसने आवाज़ों को एक्सप्लेन किया। इसके बाद नाम आता है एडवर्ड जिनार का, जिसने वैक्सीनेशन का आगाज़ किया। इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काउ पॉक्स के मटीरियल से बनाई। इसके बाद 19th सेंचुरी का आगाज़ हुआ। 19th सेंचुरी में बेशुमार डिस्कवरीज हुई क्योंकि वैक्सीन का अमल एडवर्ड जिनार के बाद स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद क्लॉड बर्नर्ड ने बेशुमार डिस्कवरीज की। उसने रोल ऑफ पेंक्रियास इन डाइजेशन को एक्सप्लेन किया। उसने लिवर में ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को प्रूव किया और एक्सप्लेन भी किया। उसने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स को एक्सप्लेन किया। उसने होम्योस्टेसिस एंड बैलेंस ऑफ केमिकल्स इन ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन किया। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंट्रो टू स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। अपनी इस किताब में इसने ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जो आज भी लोग रिसर्च के लिए अपने बेसिक रिवीजन के लिए पढ़ते हैं। इसके बाद जर्म थ्योरी का आगाज़ हुआ जिसका मेन क्रेडिट लुइस पास्चर को जाता है। जैसे ही जर्म थ्योरी का आगाज़ हुआ, इसके साथ ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ने दम तोड़ दिया, जिसका मतलब यह था कि लाइफ खुद ही वजूद में आती है। लेकिन अब जर्म थ्योरी की वजह से पता चल गया था कि ओनली बैक्टीरिया कैन क्रिएट बैक्टीरिया, ओनली वायरस कैन क्रिएट वायरस, इन शॉर्ट ओनली लाइफ कैन क्रिएट लाइफ। इसके बाद नाम आता है जोसेफ लिस्टर का, जो कि लुइस पास्चर का स्टूडेंट था। तो इसने जर्म थ्योरी से इंस्पायर होकर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट और कार्बोलिक एसिड वगैरह बनाए, जो कि नॉन लिविंग चीज़ों और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीलाइज करने के लिए आज भी ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं। इसी तरह पायोनियर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में एक बहुत अहम नाम रॉबर्ट कोच का भी है, जिसने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, इसको कल्टीवेट करने का तरीका बताया और इसने ट्यूबरक्लोसिस और कलेरा के बैक्टीरियाज को आइसोलेट किया और इनको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में कल्टीवेट किया। इसके बाद नाम आता है रिचर्ड ब्राइट का। इनको फादर ऑफ न्यूरोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने किडनी की डिजीज़ को एक्सप्लेन किया और साथ ही न्यूरोलॉजी के पूरे प्रोसेस को नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन किया। इसके बाद 1833 में विलियम बॉमंड ने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन गैस्ट्रिक जूस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इस बुक में उन्होंने डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, रोल ऑफ पैंक्रियाज, रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन को एक्सप्लेन किया। इसी के साथ साथ उन्होंने गैस्ट्रिक अल्सर की पैथोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद 1843 में विलियम थॉमस ने ईदर एनेस्थीसिया इन्वेंट किया और जैसे ही ईदर एनेस्थीसिया इन्वेंट हुआ, ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल होगी, क्योंकि इससे पहले ऑपरेशंस जो हैं बगैर एनेस्थीसिया के किए जाते थे और वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता था। सिर्फ एनाल्जेसिया के तौर पर थोड़ी सी ओपियम वगैरह दे दी जाती थी, कंप्लीट अनकॉन्शियस नहीं किया जाता था। इधर के बाद क्लोरोफॉर्म 1847 में इन्वेंट हुई, जिसको जेम्स यंग सिम्पसन ने इन्वेंट किया और उसके बाद क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया की ड्रग ऑफ चॉइस बन गई। इसके बाद 19th सेंचुरी के एंड में येलो फीवर पर भी काम हुआ और सबसे बड़ी मेडिसिन की इन्वेंशन जो 19th सेंचुरी के आखिर में हुई वो थी इन्वेंशन ऑफ एक्स-रेज। तो एक्स-रेज की इन्वेंशन के बाद डिफरेंट बोन्स की डिजीज़ की डायग्नोसिस बहुत आसान हो गई। तो इसके बाद 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ, जिसे सेंचुरी ऑफ ग्रेट इन्वेंशंस भी कहा जाता है। और इसी सेंचुरी में कीमोथेरेपी का भी आगाज़ हुआ। जब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया की कॉलोनी पर काम कर रहे थे तो उनसे गलती से एक विंडो ओपन रह गई, तो उस विंडो से पेनिसिलिन का एक मोल्ड उड़ता हुआ आया और बैक्टीरिया की कॉलोनी पर गिर गया। बैक्टीरिया की कॉलोनी को उसने खाना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोट किया कि जहाँ जहाँ पर पेनिसिलिन थी वहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी। तो इसी तरह पेनिसिलिन की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी डिस्कवर हुई। कुछ ही देर में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद 1936 में सल्फोनामिड एंटीबायोटिक्स भी डिस्कवर हो गई। इसकी डिस्कवरी के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकल और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जैसे इन्फेक्शन भी ख़त्म होना शुरू हो गए। लेकिन इन दोनों एंटीबायोटिक्स के साथ एक मसला था,
वो ये कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करती थी और ना ही ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करती थी। और ट्यूबरक्लोसिस उस ज़माने की बहुत आम बीमारी थी। अगर आपको याद हो तो बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म को भी इसी ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हुई थी। लेकिन 1944 में ये मुश्किल भी आसान हो गई जब सैलमन वैक्सन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन दरियाफ्त की। इसके बाद 1950s में डिफरेंट सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स लेबॉर्ट्री में बनाई गई और इसी के साथ साथ बहुत सी नई एंटीबायोटिक्स भी डिस्कवर हुई। और उसके बाद डायग्नोसिस के फास्टेस्ट मेथड्स प्लस कीमोथेरेपी ने कई इन्फेक्शंस को तो एरेडिकेट कर दिया और आज तक डायग्नोसिस और कीमोथेरेपी के ये मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में कैंसर का इलाज भी दरियाफ्त हुआ, लेकिन यह इलाज इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो वक्त गुजरता गया और मेडिसिन में एडवांसमेंट होती गई और आज 21वीं सदी में हम इतने प्रोफिशिएंट हो गए हैं कि कैंसर का सक्सेसफुल इलाज हो रहा है। ना सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट बल्कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन भी आसानी से परफॉर्म हो रहे हैं। ये ऑपरेशंस तो एक साइड पे आर्टिफिशियल ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल हार्ट तक क्रिएट कर लिए गए हैं और आर्टिफिशियल हार्ट के बाद क्लोनिंग के ज़रिए एक सिंगल सेल से एक पूरे इंसान का डुप्लीकेट इंसान तक बनाया जा चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन? हम इजिप्ट से स्टार्ट हुए, वहाँ से इंडिया की आयुर्वेदा से दोबारा बरआज़म अफ्रीका में मुस्लिम साइंटिस्ट को स्टडी करते हुए हम यूरोप की आज एडवांस मेडिसिन में एंटर हुए हैं। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें इंटरेस्टिंग लगी और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आप पहले से जानते थे, या आपको इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लगी हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच फार्माकोलॉजी की अगली वीडियो तक के लिए।